हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आपका पहला टॉपिक लेटर राइटिंग समाप्ति की ओर है। बिजनेस लेटर की ओर अपन चल रहे हैं, व्यापारिक पत्रों की ओर। मैंने उस दिन आपको जॉब लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर करा दिया था। इसी प्रकार से यदि जॉब लेटर में कोई और पोस्ट आती है तो आपको पोस्ट चेंज करनी है। सारी चीज़ें वैसी की वैसी लिखनी हैं, लेकिन जब सीवी लिखते हैं तो उसमें आपको जो अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होती है वो ज़रूर लिखना होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट, क्लास 12th, इंग्लिश कंपलसरी, अंग्रेजी अनिवार्य। मैं ये क्लास प्रारंभ करने से पहले, बिजनेस लेटर लिखाने से पहले कुछ बच्चों की समस्याएं हैं, उनकी ओर आपका ध्यान, अन्य सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बच्चों का एक बच्चे का पहला प्रश्न, सर एनडीए और सीडीएस के लिए। बच्चों निश्चिंत रहिए, आप पढ़ते चलिए। मैं आपके पढ़ते पढ़ते या आपको पढ़ाते पढ़ाते ही ये क्लासेज डाल दूँगा। 12वीं के बाद कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं, बायोलॉजी के बच्चे किस क्षेत्र में या कौन कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, मैथ्स के बच्चे कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, आर्ट्स के बच्चे कौन से क्षेत्र में जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ एक दिन बता दूँगा। इसके अलावा भी आप 12th में भी पढ़ रहे हो, इसके अलावा भी जो बच्चे स्पेशल उनको लगता है कि मुझे सर सीडीएस एनडीए या मुझे तो फोर्स में, सेना में जाना है, अधिकारी पद लेना है, तो सीडीएस और एनडीए है, उसमें भी आपको मैं क्या क्या आपका सिलेबस है, कब इसके एग्ज़ाम लगते हैं, एग्ज़ाम फाइट करने के बाद आपका 4 या 5 दिन का, कभी कभी 3 दिन का इंटरव्यू भी होता है, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे पास समय है अभी, लेकिन फ़िलहाल आप अपनी पढ़ाई से ध्यान मत भटकाइए। निश्चित रूप से आपको मैं ये क्लास सीडीएस एनडीए की और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप बीएसटीसी कर रहे हो, बीए बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, या फिर आप आगे चल करके बीएससी एमएससी करोगे, नेट जेआरएफ या पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, नेक्स्ट का एग्ज़ाम लगता है इसके लिए, जिसका भुवनेश्वर में संस्थान है, आपको 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स कराता है बीएससी एमएससी का। उसके बाद भाभा इंस्टीट्यूट में आपके द्वार खुल जाते हैं वैज्ञानिक पद के, वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा ही नहीं है कि आईआईटी या फिर मेडिकल में जाइए आप, अन्य किसी क्षेत्रों में नहीं। जो कमज़ोर बच्चे जिनके पास मैथ साइंस है, कमज़ोर बच्चे जिनका 60%, 55%, 65% यदि उनका बनता है, 70% बनता है, और उनको लगता है कि मैं अन्य उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो फौज में भी जा सकते हैं। सीधे जीडी में भर्ती होने के बजाय फौज में जो जनरल ड्यूटी सिपाही का पद होता है, उसमें टेक्निकल पोस्ट होती हैं, तकनीकी पोस्ट होती है, जिसमें केवल मैथ साइंस के बच्चे जा सकते हैं, अन्य कोई उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। सेना में भी जनरल पोस्ट होती है उसके लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई विल टेल यू एवरीथिंग, ओके। ऑफलाइन क्लासेज में बताता रहता हूँ, उसमें तो तुरंत ही बता देता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि एक क्लास मुझे लगभग 35 मिनट या आधे घंटे की वो क्लास लगेगी, और मैं उसमें सारी चीज़ें डिवाइड करते हुए, बायोलॉजी के बच्चों के ये चीज़ें हैं, मैथ्स के बच्चों का ये चीज़ है, और क्या कहते हैं आर्ट्स के बच्चों का ये है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप विश्वास कीजिए थोड़ा सा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी लग रहे हैं, है ना, मैं आपको पूरा कंप्लीट बता दूंगा।
कब इसके फॉर्म भरे जाते हैं, कौन कौन से कोर्स आप करना चाहते हो और उसके यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म कब भरे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। एक बच्चे का प्रश्न है कि सर टू के क्या नियम हैं। देखिए, टू एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन का मतलब अव्यय शब्द होते हैं, प्री और पोजीशन से बना हुआ है। प्री माने पूर्व, पोजीशन माने स्थिति या अवस्था। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और वाक्य में दिए गए दूसरे संज्ञा सर्वनाम से उसका क्या बतलाते हैं, संबंध बतलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रपोजिशन। सच वर्ड दैट आर प्लेस्ड बिफोर एनी नाउन एंड प्रोनाउन एंड टेल्स रिलेशनशिप बिटवीन अदर नाउन एंड प्रोनाउन कॉल्ड प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन हैं, जैसे कि आई रोट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विद ए पीस ऑफ चॉक। इसमें दो प्रपोजिशन आए हुए हैं, विद आया हुआ है और किसका प्रयोग हुआ है, ऑन का। तो ये शब्द हैं, एक दूसरे संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं और वाक्य में दूसरी संज्ञा सर्वनाम से क्या बतलाते हैं, संबंध। तो टू का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, नंबर 1। टू का अर्थ होता है को। टू का अर्थ क्या होता है, को। तो नंबर 1 तो हम टू का प्रयोग करते हैं को के अर्थ में। नंबर 2, किसी स्थान पर या किसी के पास जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। ठीक है। नंबर 3, टू का प्रयोग करते हैं हम इनफाइनाइटिव वर्ब में। जैसे आपका कोई भी मेन वर्ब आया हुआ है, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। लेकिन शब्द आ गया मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं, डबल वर्ब है इसमें। अंग्रेजी तो आपका हो गया कर्म, करता हो गया मैं, पढ़ाना और चाहता हूं, तो अंत में आप जाओगे जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब है, और उसके साथ में जो वर्ब आती है वो इनफाइनाइटिव वर्ब कहलाती है। जैसे कि आई, चाहने की अंग्रेजी क्या हो गई, वांट, ये आपका मेन वर्ब, आई वांट। अब दूसरी वर्ब कौन सी है, पढ़ाना। पढ़ाना मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कौन सी है, चाहना। मैं अंग्रेजी पढ़ाना चाहता हूं। अंत में जो वर्ब आई हुई है हूं है, थाती थे से जुड़ी हुई है, वो मेन वर्ब होती है। और उसके अलावा जो कोई सेंटेंस में वर्ब आती है वो इनफाइनाइटिव वर्ब होती है। आई वांट टू टीच इंग्लिश, तो एक हम प्रयोग करते हैं कहाँ, इस इनफाइनाइटिव वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात बच्चों, ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जिनमें को का अर्थ होता है, लेकिन फिर भी हम उसमें टू का प्रयोग नहीं करते। बहुत ऐसी वर्ब हैं जिसमें टू का प्रयोग करना ही पड़ता है, जैसे मुझे या मुझको सुनो, लिसन टू मी। क्या लेंगे हम, लिसन टू मी। मुझसे बात करो, तो किसका प्रयोग करेंगे, टॉक टू मी। टॉक के बाद क्या हुआ है, टू आया हुआ है। से के बाद टू आता है, से टू मी, मुझसे कहो। लेकिन आता है मुझको बताओ, टेल मी। अब इस टेल में पीछे टू नहीं आया हुआ है, कर्म से पहले। देयर आर सो मैनी वर्ब्स दैट डू नॉट टेक टू प्रपोजिशन बिहाइंड देम बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सी वर्ब हैं, बहुत सी क्रियाएं हैं जो कर्म से पहले अपने पीछे टू प्रपोजिशन नहीं लेती हैं, को के अर्थ में उनका प्रयोग होता ही है। ये आपकी जनरल सी बात है टू की। किसी के पास जाने के लिए, किसी स्थान से पहले इनफाइनाइटिव वर्ब के लिए, ठीक है, गंतव्य स्थान के लिए इनफाइनाइटिव वर्ब के लिए टू का प्रयोग करते हैं। और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कर्म से पहले उन क्रियाओं के बाद टू लेती हैं, और ऐसी क्रियाएं जो नहीं लेती हैं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं ये आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि टेल है, टू नहीं आता है। आस्क है, टू नहीं आता है, ठीक है। ऑर्डर है, टू नहीं आता है। सजेस्ट में टू आता है, से में टू आता है, टॉक में टू आता है, लिसन में टू आता है। तो ये ऐसी बहुत सी वर्ब हैं जो टू लेती हैं, बहुत सी नहीं लेती हैं। इसके लिए आपको ग्रामर का एक अलग से 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब ये आपने पढ़ी होंगी। तो
तो वर्ब वाले टॉपिक में आपने वो क्रियाएं पढ़ी होंगी कि बहुत सी क्रियाएं हैं जो टू लेती हैं और बहुत सी नहीं लेती हैं। कुछ यहाँ पढ़ा होगा, कुछ इसी में एक टॉपिक और है जिसका नाम है प्रपोजिशन, वहाँ आपने टू के बारे में पढ़ा होगा। तो ये तो आपकी जनरल सी बात यहाँ है। एक क्वेश्चन और है एक बच्चे का, वो ये है कि जो आपने CV करिकुलम विटे लिखाया था उसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन और रेफरेंस, इसको आप पुनः बताइए। तो बच्चों एक है आपका रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखते हैं बच्चों? रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ में हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो सामाजिक रूप से गणमान्य व्यक्ति है, किसी सरकारी पद पर आसीन है और वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है कि हाँ इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ और ये व्यक्ति नैतिक रूप से बिल्कुल सही है, ठीक है, चरित्रवान है। आपको पता हो 12वीं पास करने के बाद और आप ग्रेजुएशन करने के बाद संस्थान हमें एक प्रमाण पत्र देती है जिसको कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। जब हम सर्विस लगते हैं तो इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। एक है जब हम सर्विस में जाते हैं तो उससे पहले हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं है। लेकिन जब आप प्राइवेट क्षेत्र में जा रहे हो तो वो लोग पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ऐसी चीज़ नहीं मांगते हैं। वो ऐसे किसी गणमान्य व्यक्ति का संदर्भ मांगते हैं कि हाँ आप एक अच्छे परिवार और अच्छे चरित्रवान व्यक्ति हो, आपके ऊपर कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है, तो आप उसमें किसी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल का जिक्र कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल के लेक्चरर का जिक्र कर सकते हो, किसी RAS पदाधिकारी का जिक्र कर सकते हो, अपने ज़िले के कलेक्टर का जिक्र कर सकते हो, क्षेत्र के MLA प्रधान या सरपंच साहब का भी जिक्र आप कर सकते हो कि हाँ मैं इन लोगों को जानता हूँ और ये भी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उसमें ऐसे किसी व्यक्ति का आप रेफरेंस में नाम लिख सकते हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करता हूं बच्चों, कक्षा 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। कक्षा 10 और 12 तो आपको लिखनी ही लिखनी है। प्रत्येक कोई भी पोस्ट का वो आता है आपका क्या कहते हैं लेटर राइटिंग, उसमें 10वीं और 12वीं तो आपको लिखना ही लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10वीं में आपने कहाँ से किया था, 12वीं कहाँ से किया था, उस बोर्ड का नाम लिखना है, कौन से वर्ष किया था, कौन सा डिवीज़न और कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था, वही 12वीं में लिखना है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है बच्चों BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ग्रेजुएशन का मतलब स्नातक, और PG पोस्ट ग्रेजुएशन इसको कहते हैं स्नातकोत्तर, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये आपको अलग अलग चीज़ें हैं। 10वीं 12वीं जैसे कि आप डॉक्टर के लिए विज्ञापन आया हुआ है, डॉक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने MBBS किया हुआ है, तो 10वीं भी लिखना है, 12वीं भी लिखना है, और ग्रेजुएशन में आपको लिखना है MBBS। BA नहीं लिखना है, BSc नहीं लिखना है, BCom नहीं लिखना है, क्योंकि BA BSc BCom क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, वो कभी भी चिकित्सक नहीं हो सकता। चिकित्सक के लिए कम से कम आपको MBBS होना अति आवश्यक है। 10वीं 12वीं आपको सब में ही लिखना है। योगा इंस्ट्रक्टर आता है तो 10वीं 12वीं और उसके बाद योगा इंस्ट्रक्टर का डिप्लोमा कोर्स है वो आप लिख सकते हो। किसी इंग्लिश लेक्चरर के लिए आता है तो 10वीं 12वीं लिखना है। अंग्रेजी के लेक्चरर के लिए आपका BA MA और B.Ed होना अति आवश्यक है, उसी विषय में जिस विषय का वो लेक्चरर होता है। ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं, बहुत सरल है। CV में नाम गाम पता वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मैं इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। You are प्रवीण भारद्वाज। आपका नाम प्रवीण भारद्वाज है, लाइब्रेरियन ऑफ
विद्या देवी इंटरनेशनल स्कूल, भरतपुर। राइट ए लेटर। बच्चों, जो बिजनेस लेटर होते हैं ना, उसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन आता है उसी के अनुसार फिर मैंने लिखा रखा है, कंप्लेन लेटर्स उसी अनुसार लिखना है। राइट ए लेटर, लेकिन उसमें विशेषकर यू आर रिक्वेस्टेड वगैरह ऐसे अधिक क्या कहते हैं निवेदनात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर ऑफ मैसर्स साहित्य बुक डिपो आगरा टू सेंड यू लाइब्रेरी बुक्स। बच्चों, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यू आर प्रवीण भारद्वाज, ये आपका नाम है। एंड हु आर यू, आप कौन हो? लाइब्रेरियन ऑफ विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हु आर यू का मतलब आप कौन हो। बच्चों, WHO हु और HOW हाउ, इन दोनों का प्रयोग बहुत अच्छे से करना है। हाउ माने कैसे, तरीका को प्रकट करता है, और WHO हु माने होता है कौन, जो किसी कर्ता को पूछता है। हाउ माने कैसे, तरीका या हालचाल को पूछता है। भारत में इन शब्दों का प्रयोग विशेषकर बहुत ही मतलब भिन्नात्मक तरीके से किया जाता है। कभी हम हु के स्थान पर हाउ लगा देते हैं, हाउ के स्थान पर हु लगा देते हैं, है ना। राइट ए लेटर, लाइब्रेरियन हो ऑफ विद्या देवी इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर के। कौन हो? पुस्तकालय अध्यक्ष। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द सेल्स मैनेजर ऑफ मैसर्स साहित्य बुक डिपो। तो आपका पद का नाम क्या हो गया? द सेल्स मैनेजर, और मैसर्स साहित्य बुक डिपो ये हो गया संस्था का नाम, और ये हो गया आगरा। ठीक है। मैसर्स, बच्चों आपने पढ़ा है ये मैसर्स क्या है? कभी आपने देखा होगा किसी दुकान के ऊपर लिखा रहता है मैं, और इस तरीके से फिर लिखा रहता है। क्या होता है ये मैं? आप सोचते होंगे कि जो दुकानदार है, जो क्या कहते हैं किसी पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो व्यक्ति है ये अपने आप कह रहा है कि मैं हूं। ऐसा नहीं है। मैं का मतलब होता है मैसर्स। बच्चों, बहुत बड़ी जो दुकान होती है, कोई संस्था होती है, कोई ट्रस्ट होता है, कोई पेट्रोल पंप होता है, कोई गैस एजेंसी होती है, ये एक समिति होती है, एक संगठन होता है जिसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। तो मैसर्स जो शब्द है आपने पढ़ा होगा, नाउन वाला टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा होगा, संज्ञा वाला टॉपिक, उसमें एक वचन और बहुवचन आते हैं। तो मिस्टर माने क्या होता है बच्चों? श्रीमान, एक वचन में। और बहुत सारे श्रीमान होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? मैसर्स। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मैसर्स कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नई प्रतीत होंगी। बच्चों, जो हम पैंट पहनते हैं, पैंट कहते हैं जिसको, पैंट पहनते हैं बच्चे, हम भी पहनते हैं, सब पहनते हैं। तो इस पैंट को हम पैंट नहीं बोलते हैं कभी भी, इसको बोलते हैं पैंट्स। क्या बोलते हैं इसको? पैंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा बहुवचन में ही आता है। इसकी दो टांगें होती हैं, इसीलिए बहुवचन में आता है। कभी पैंट नहीं बोलते। अब पाजामा है, इंग्लिश का शब्द है, इसको हम पाजामाज बोलते हैं, पाजामा नहीं बोलते हैं, पाजामाज। कैंची है, सिजर्स, दो टांग होती है कैंची की,
सिजर्स बोलते हैं, सिजर नहीं बोलेंगे, सिजर्स। स्लैक्स, स्लैक्स नहीं पहनते, उसको हम स्लैक्स बोलते हैं, स्लैक नहीं बोलते। ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, बहुत शब्द ऐसे हैं, है ना, तो ध्यान रखिए आप इनको। एक वचन, बहुवचन, ये नाउन वाले टॉपिक में पढ़े होंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे कि जार, पढ़ा है जार, ये सी जार नहीं बोलेंगे, इसको जार बोलते हैं। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है पता है आपको? जेरीना। रूस में जो मेयर का पोस्ट होता है उसको जार बोलते थे पहले, और स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? जेरीना। कभी पढ़ा है सुल्तान? सुल्तान तो पढ़ा होगा, इतिहास में जानते हैं सुल्तान, बादशाह, राजा, सुल्तान। इसका स्त्रीलिंग पता है आपको? सुल्ताना। बड़ा अजीब है। तो आप देखेंगे हम भविष्य में इस तरह के टॉपिक लेंगे, लेकिन 12th क्लास में अभी नहीं, हमारे पास वैसे ही बहुत सिलेबस पड़ा हुआ है ना। इसीलिए 11th क्लास में सारी चीज़ें पढ़िए, ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। मैंने क्लास शुरू की थी उसी समय बता दिया, तो छोटी छोटी चीज़ों की देखभाल कीजिए, बड़ी चीज़ स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। तो ये मैसर्स जो शब्द है ये मिस्टर का बहुवचन है। बुक डिपो, ये जो शब्द है DEPOT, ये ध्यान रखना, डिपो बोलता है और लगता है ऐसे जैसे कि डिपोट, डिपोट नहीं डिपो, और जिसका अर्थ होता है आगार। आपने पढ़ा होगा बस वगैरह, गवर्नमेंट जो सरकारी बस होते हैं लिखा था अलवर बुक डिपो, भरतपुर बुक डिपो है, जयपुर बुक डिपो या जयपुर आगार। आगार का मतलब केंद्र, डिपो केंद्र। टू सेंड, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, टू सेंड यू, तुम्हें भेजने के लिए। लाइब्रेरी, बुक्स माने पुस्तकालय की पुस्तकें। तो आपको सबसे पहले यहाँ लिखना है अपना पता, तो आपका पता कौन सा हो जाएगा? ये आपका पता है। हाँ, एक क्वेश्चन और बच्चों ने पूछा था कि क्या जब हम CV लिखते हैं तो क्या उसमें सभी शब्दों को, सभी अक्षरों को कैपिटल में लिखें? नहीं, मैंने तो केवल नाम वगैरह लिख दिए थे, फिर मैंने सारी चीज़ें कैपिटल में लिख दी थी। आप जो भी नाम लिख रहे हो, जो भी शब्द लिख रहे हो, उस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बना दो, और आप सभी को कैपिटल बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आपको पहला अक्षर, प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर, मैंने बताया जैसे कि नेम, तो NAME की बजाय NAME ऐसे लिख दीजिए, और फिर पहला अक्षर कैपिटल, ये कैपिटल। मदर्स नेम का M कैपिटल, और माँ का नाम क्या, उसका पहला अक्षर कैपिटल। फादर्स नेम का ऐसे ही। और ध्यान रखना, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह मैंने लिखा था, उसमें मैंने और जो चीज़ें लिखी थी, एड्रेस वगैरह लिखा था। कुछ बच्चे ईमेल एड्रेस भी लिख देते हैं, ईमेल एड्रेस और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा एड्रेस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल एड्रेस भी लिखिए। तो ईमेल एड्रेस को आपको सभी अक्षर स्मॉल में बनाने, ये ध्यान रखना। ईमेल एड्रेस के सभी अक्षर हमेशा स्मॉल में ही होते हैं, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ लिया होगा। ईमेल विद्या देवी इंटर नेशनल स्कूल, ठीक है। यहां आपको लिखना है भरतपुर। अब बच्चों यहां हम भरतपुर में हैं और हम पत्र लिख रहे हैं आगरा, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, मतलब राज्य आपका चेंज हो गया है। तो आप यहाँ राजस्थान भी लिख सकते हो, भरतपुर राजस्थान, क्योंकि आपका राज्य चेंज हो गया। और यहाँ आप लिखोगे डेट,
यहां आप लिखोगे द सेल्स मैनेजर। देखो बच्चों मैंने लिखा है टी कैपिटल, एस कैपिटल, एम कैपिटल। इसी प्रकार से आप सीवी में भी ये लिख सकते हो। फिर मेसर्स, अब देखिए एम कैपिटल, साहित्य एस कैपिटल, बुक बी कैपिटल, डिपो डी कैपिटल, आगरा ए कैपिटल। सब्जेक्ट देखिए क्या लिखा है, टू सेंड, टू सेंड लाइब्रेरी बुक्स। अब यहां यू को लिखने की आवश्यकता नहीं है सब्जेक्ट में, फिर भी आप चाहते हो हम यू को लिखें तो फिर वो चेंज करना पड़ेगा आपको मी में या अस में, लाइब्रेरी बुक्स। ठीक, इसके बाद सर, या लिख सकते हो डियर सर, आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू से टू यू, मैं तुमसे कहना चाहता हूं। या आपको मैं लिख रखा आई वुड लाइक टू ड्रॉ यूअर काइंड नोटिस, ये लिखने की जरूरत नहीं है अब कि मैं तुम्हारा दयालु ध्यान लाना चाहता हूं। बच्चों व्यावसायिक पत्र हैं, ये व्यापारिक पत्र हैं, इनमें आपको किसी का ध्यान इतने आग्रह करते हुए लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप इस संस्था से नहीं किसी दूसरी संस्था से आप अपना ये पुस्तकें मंगवा सकते हो, किसी दूसरे बुक डिपो से मंगवा सकते हो। आई वुड लाइक टू से टू यू दैट आई एम, मेरा नाम क्या है, प्रवीण भारद्वाज। बहुत ही सरल और छोटा है, कुछ नहीं, प्रवीण भारद्वाज। आई एम प्रवीण भारद्वाज, द लाइब्रेरियन ऑफ अबव मेंशन्ड स्कूल। ऑफ अबव माने ऊपर, मेंशन माने उल्लेखित, स्कूल माने विद्यालय, ऑफ माने का। अबव मेंशन्ड स्कूल, उपरोक्त उल्लेखित विद्यालय का मैं क्या हूं, लाइब्रेरियन हूं। ठीक है, ऑफ नहीं लिखना है, इसमें ध्यान रखना। अबव, अबव माने ऊपर, मेंशन माने उल्लेखित, स्कूल माने विद्यालय, ऑफ ये लिखा हुआ है इधर, कहीं आप यहां लिख दें ऑफ, ये गलत होगा। उपरोक्त उल्लेखित विद्यालय का लाइब्रेरियन कौन, आई एम प्रवीण भारद्वाज। आई नीड some books for our school library, हमारे विद्यालय के पुस्तकालय के लिए मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है। अब यह ध्यान रखना, मुझे आवश्यकता है तो वो लाइब्रेरियन उसी को आवश्यकता है, हमारे विद्यालय की लाइब्रेरी तो वो लाइब्रेरी उनकी स्वयं की नहीं है, वो पूरे विद्यालय की है, तो यहाँ आवर का प्रयोग करना है। यहाँ लिखना है, यहाँ से आगे ही पैराचय नहीं करना है। द डिटेल ऑफ बुक्स इज गिवन बेलो, पुस्तकों का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं आपका पुस्तकों का विवरण। तो बच्चों ये हो गया नंबर NO। आपने कभी पूछा है प्रश्न में
कि नंबर की स्पेलिंग NUMBER होती है, देन वाई वी राइट NO इन शॉर्ट? देयर इज नो O इन द होल वर्ड। पूरे शब्द में कहीं भी O दिया नहीं है, फिर भी हम NO क्यों लिखते हैं? ये प्रश्न आपको स्वयं को बताना है, कमेंट में लिखना है। NO, और फिर आप नहीं बता पाओगे तो फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा ही, बताओगे फिर भी बताऊंगा। NO, why we write the word number as NO in short, or you can say what is the full form of the word NO? वो नहीं आप जो समझ रहे नो, NO को अपन नो बोल रहे हैं, वो गलत है। वो नहीं, इसका शॉर्ट नंबर लिखते हैं ना, इसका शॉर्ट लिखते हैं। वो NO नो मान तो ना होता है, और वो भी नो नहीं बोलता है, क्या बोलता है? नौ। नौ माई डियर, माई नहीं बोलता, माई। नौ माई डियर, माई नहीं माई। यस, YES, यस नहीं बोलता है, क्या बोलता है? यस। क्या बोलता है? यस। लेकिन हम बोलते हैं तो फिर ऐसा प्रतीत होता है यस बोल रहे हैं, सीधे एकदम यस मत बोलिए, यस, नो, इस तरीके से इनका उच्चारण करते हैं। तो आपको ये कमेंट में लिखना है कि NO, NUMBER और NO शॉर्ट में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, और उसको हम शॉर्ट में इस तरह क्यों लिखते हैं, जबकि यहाँ पूरे उस शब्द में O कहीं भी नहीं है। दूसरा है नेम ऑफ बुक्स, पुस्तकों का नाम। राइटर, लेखक का नाम। और यहां आपको लिखना है, यहां तो आप लिख देना सीरियल नंबर, है ना, सीरियल, और यहां लिख देना नंबर। कितनी संख्या में ये आपको चाहिए वो आपको पीछे लिखना है। सीरियल नंबर में नंबर 1 लिखना है। आपको कुछ इंग्लिश की पुस्तकें मंगवानी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। दस पुस्तकें। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी का महान नाटककार हुआ है। इसके बारे में क्या कहते हैं, जो लिटरेचर के बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। विलियम शेक्सपियर का आपका एक नाटक दिया हुआ है क्लास 11th में, आपने पढ़ा हो तो। 11th का लिटरेचर पोर्शन में ये दिया हुआ है, 12th में भी दिया हुआ है, BA करोगे लिटरेचर उसमें भी दिया हुआ है। बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे हैं, 37 नाटक लिखे हैं, है ना, जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस है, रोमियो एंड जूलियट है, जूलियस सीजर है, किंग लियर है, मैकबेथ है, टेम्पेस्ट है, ओथेलो है, हेमलेट है। ये ऐसे बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। एंड ही कंपोज्ड 154 सोनेट्स इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में 154 सोनेट लिखे हैं। इसको उस सदी का महान नाटककार कहते हैं। महान नाटक, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ प्लेरिट विलियम शेक्सपियर। इसका एक अलग ही युग हुआ था, आप सोच सकते हो। इसका एक छत्र राज चलता था विलियम शेक्सपियर का। इसके बाद इसका पदवी बेन जॉनसन ने संभाली थी। मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, इसी का है विलियम शेक्सपियर का। 10 पुस्तक ये हैं। कुछ हिंदी की पुस्तकें मंगवा लेते हैं, है ना, और इंग्लिश का एक और देख लेते हैं, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, और इसका लेखक है थॉमस हार्डी। ये भी 8 पुस्तक है। चौथा है आपका गोदान, मुंशी प्रेमचंद, 15 पुस्तक। पांचवा है गबन, मुंशी प्रेमचंद, 10 पुस्तक। निर्मला, सेवा सदन, ये लिख सकते हो आप, है ना। नंबर 6 है आपका डेड और अलाइव,
जिंदा या मुर्दा, रविन्द्रनाथ टैगोर, दस पुस्तकें। और लिख सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, B.R. अम्बेडकर, 20 पुस्तकें। तो ये आपको लगभग इतना आप लिख सकते हो। अब ये मत सोचना कि मैंने जिन पुस्तकों का नाम लिखा है वो सभी पुस्तक आपको याद करनी है। आप चाहो तो अपने स्तर से किसी भी पुस्तक का यहाँ नाम लिख सकते हो, इसका कोई अंक नहीं करता कि आपने ये पुस्तक क्यों लिखी है। कोई भी पुस्तक जो आपको याद होती है उस पुस्तक का आप नाम लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं वही पुस्तकें आपकी यहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई। इसके बाद आपको नीचे लिखना है, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। सर आई वुड लाइक टू से टू यू, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम प्रवीण भारद्वाज, मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है, द लाइब्रेरियन ऑफ अबव मेंशन्ड स्कूल, उपरोक्त उल्लेखित विद्यालय का लाइब्रेरियन हूँ, पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ। आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, हमारे विद्यालय के लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय के लिए। ठीक है। द डिटेल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का विवरण इज गिवन, दिया गया है बेलो माने नीचे। ठीक है। ये आपका संख्या हो गया। नंबर 1 मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर की 10 पुस्तकें चाहिए। ये दूसरा पुस्तक रोमियो जूलियट की, इसी का लिखा हुआ है, 10 पुस्तकें। मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, थॉमस हार्डी का 8 पुस्तकें। ये आपको गोदान है, गबन है, ये मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए 2 बहुत अच्छे क्या कहते हैं नॉवल हैं, उपन्यास हैं, बहुत ही शानदार हैं। आपने पढ़े हो तो मैंने दोनों पढ़ रखे हैं, बहुत ही शानदार। भारत का क्या कहते हैं बहुत बड़ा उपन्यासकार और कहानीकार हुए हैं मुंशी प्रेमचंद। लेकिन भारत के संस्कृत के बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं कौन? कालिदास। ही इज नॉन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ये उल्टा सिस्टम है बच्चों, हम पाश्चात्य देशों की होड़ कर रहे हैं, जबकि विलियम शेक्सपियर बाद में आए थे, कालिदास बहुत पहले थे। ये कहना चाहिए था कि विलियम शेक्सपियर वहाँ का, ब्रिटेन का कौन है? कालिदास है, ये कह सकते थे। लेकिन हम हमारे उनसे भी पहले संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए हैं, नाटककार हुए हैं, उनकी तुलना इनसे करते हैं, क्योंकि इनकी तुलना उनसे करनी चाहिए थी, है ना। चलिए, तो कालिदास जैसे इन्होंने लिखे हैं बहुत सारे नाटक, ऐसे उन्होंने भी ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब इसके नीचे लिखिए सो प्लीज, सो प्लीज, पैरा चेंज करके लिखना है इसी सीध में। सो प्लीज सेंड मी the books as soon as possible, so please send me, कृपया मुझे भेजो। ध्यान रखना बच्चों, जब कोई भी सेंटेंस किससे प्रारंभ, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से, तो हम ऐसा समझिए किसी को सीधे ही आदेश दे रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं। मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं आपसे कहता हूं राइट समथिंग, कुछ लिखो, ओपन योर बैग, अपना बस्ता खोलो, है ना। तो ये क्या है? सीधे ही आदेश या किसी प्रार्थना वाले शब्द होते हैं जो एम बी फर्स्ट से प्रारंभ होते हैं। प्लीज सेंड मी, कृपया मुझे भेजो, द बुक्स, पुस्तकें, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो, विद प्राइस लिस्ट, विद, आपको नजर नहीं आ रहा है शायद इधर से, विद प्राइस लिस्ट। I am enclosing the demand draft
मैं डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी भेज रहा हूं, या चालान लिख सकते हो, है ना, डीडी डिमांड ड्राफ्ट भेज रहा हूं, या आप लिख सकते हो आई एम एनक्लोजिंग में संलग्न कर रहा हूं, ये चेक संलग्न कर रहा हूं, डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं, चालान संलग्न कर रहा हूं। आई एम एनक्लोजिंग द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 5,000 रुपीज विद द लेटर। मैं इस पत्र के साथ 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट क्या कर रहा हूं, संलग्न कर रहा हूं, भेज रहा हूं। ठीक है, ये आपको यहां लिखना है। क्लियर? इसके नीचे पत्र समाप्ति के बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुल्ली, या लिख सकते हो यहां ट्रूली, और नीचे आपका नाम क्या लिखा हुआ है उसमें, प्रवीण भारद्वाज। ये हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। कल से आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा आर्टिकल या स्पीच, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं यहां, वो प्रश्न आपको स्वयं को हल करना है, और आने वाली क्लास में उस प्रश्न को मैं स्वयं हल कर दूंगा। देखिए, आपका प्रश्न है, पत्र ही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राइट ए लेटर टू द एडिटर। ये प्रश्न आपको आंसर अपनी रफ कॉपी में लिखना है आज ही, और अगली क्लास में इसका आंसर मैं आपको लिखा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली क्लास में इसका आंसर मैं लिखा दूंगा। आपको अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से, अपने मन से, अपने विवेक से, अपने कंपोजिशन से, अपनी रचनात्मक क्षमता से इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है भाई? और इस आंसर को मैं लिखाने के जस्ट बाद आपका आर्टिकल स्पीच प्रारंभ कर दूंगा। लेखन यानी लेख, या क्या कहते हैं आपका स्पीच यानी कि भाषण। हाँ, कुछ बच्चों का वो भी है कि सब पत्र के बाद में रूल्स फॉर ट्रांसलेशन भी आपको करा देना। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के रूल्स फॉर ट्रांसलेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है, आप वहाँ थोड़ा सा संपर्क और कर सकते हो। एक बार आप उनको देखिए, फिर मैं यहाँ और समझा दूंगा उन्हें, और उनको देखने के बाद आप कमेंट में या फिर मुझे डायरेक्ट ही आप वो समस्या भेज सकते हो, या उसको देखने के बाद उसके कमेंट में लिख सकते हो, या इसके कमेंट में भी लिख सकते हो आप कि सर रूल्स फॉर ट्रांसलेशन हमें ये समस्या आई है, आप इस समस्या का समाधान ऐसे करवाइए। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर संपादक को पत्र लिखो, न्यू दिल्ली। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक कहां है? नई दिल्ली। ठीक है,
डिस्क्राइबिंग वर्णन करते हुए, या एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए, या टेलिंग बताते हुए, यूर व्यूज अपने विचार, अपने दृष्टिकोण, अबाउट अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चों पर, छोटे छोटे बच्चों पर क्या है, अनड्यू माने अनावश्यक, बर्डन माने बोझ, ऑफ स्कूल बैग्स माने बस्ताओं का। किसको पता लिखना है? एडिटर को। तो सबसे पहले आपका यहां सब्जेक्ट आपको लिखना है, सॉरी हेडिंग आपको लिखना है यहां या आप राजस्थान लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि ये आप न्यू दिल्ली, नई दिल्ली लिख रहे हो। नहीं लिखते हो फिर भी ठीक है। और यदि राजस्थान में कुछ होता, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ आप लिखोगे 4 जुलाई 2021। यहां लिखोगे द एडिटर, यहां लिखोगे द हिंदुस्तान टाइम्स, और यहां लिखोगे आप न्यू दिल्ली। ये सारी चीजें आपको यहां लिखनी है, ठीक है। ऐसा तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, व्हाट इज द हेडिंग और व्हाट इज द सेंडर्स एड्रेस हेयर। सेंडर्स एड्रेस आपको अपनी इच्छा से लिखना है। 4 जुलाई आपका हो गया यहाँ डेट, द एडिटर ये भी हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली ये भी हो गया, और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, अबाउट अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों पर बैग्स का अनावश्यक बोझ। ये मैंने आपको एक दिन और बताया था कि ये पत्र मैं आपको लिखाऊंगा। बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अबाउट अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन। इसको लिखने के बाद ध्यान रखना, कंप्लेन लेटर की तरह, जॉब लेटर की तरह नहीं, लेटर टू एडिटर में एक चीज मैंने आपको बताई थी, आपको लिखना है थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, ये आपको लिखना है इसमें, या थ्रू यूर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। सर या डियर सर, थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर, I would like to draw the kind notice of policy makers
हाई ऑथोरिटीज एंड कॉमन folk towards my views on या about, on भी लिख सकते हो या लिख सकते हो about. about लिख रहे हो तो on नहीं लिखोगे, on लिखोगे तो about नहीं लिखोगे, ध्यान रखना. if you want to join or if you join here your subject, then join the subject with any preposition. on preposition, about preposition, to preposition, towards preposition, जो भी आप लिखोगे, for preposition जो भी आप लिखोगे वो आपको यहाँ लिखना है, डबल preposition नहीं लगाना. if the preposition is applied here already in your subject, then you will not apply the same preposition here. और यदि आप इसी को लिखना चाहते हो तो about लिख दीजिए, on का प्रयोग आप यहाँ नहीं करोगे. views on undue burden of school bags on small children. बच्चों 1992 में प्रोफेसर यशपाल ने या प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का आयोजन किया गया था, समिति गठित की थी. उसमें बोझ रहित शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा का जिक्र किया गया था. बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिसमें बच्चों के ऊपर अनावश्यक बैग्स का, अपने कोर्स का, पाठ्यक्रम का कोई बोझ ना हो. आपने देखा होगा बहुत से प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चों पर अनावश्यक बोझ होता है, बैग्स का बहुत सारा बोझ होता है. बहुत सी किताबें होती हैं, LKG UKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे होते हैं, उनके पास 4-4 5-5 6-6 बुक्स होती हैं, 6-6 7-7 एक्सरसाइज नोटबुक्स होती हैं. उन बच्चों पर बहुत सारा बोझ यहाँ लग जाता है. ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट. आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज हेयर थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड. आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपन बात करते हैं. स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अंधा वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद कॉपी कर सकते हो. थ्रू यूर वाइडली सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर. थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से होकर, में होकर. ये प्रपोजिशन आपने पढ़ा होगा. आई कैन सी थ्रू माई स्पेक्टिकल्स, मैं मेरे चश्मों से होकर देख सकता हूं. आई कैन सी थ्रू द विंडो, मैं खिड़की से होकर देख सकता हूं. आई केम इन टू द रूम थ्रू दिस गेट, मैं इस कमरे में दरवाजे से होकर आया. तो कहने का मतलब यह है कि किसी माध्यम से होकर गुजरने के लिए हम थ्रू का प्रयोग करते हैं. और हमारे जो विचार यहाँ गुजर रहे हैं, हम विचार प्रकट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, अबाउट अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन. इस पॉइंट पर हम जो हमारे विचार प्रकट कर रहे हैं, वो विचार कौन से माध्यम से होकर गुजरेंगे, किसके पास जाएंगे ये विचार? ये विचार जाएंगे आम जनता के पास, अधिकारियों के पास, पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्धारक नेताओं के पास ये विचार जाएंगे. लेकिन विचारों का माध्यम क्या है, कहाँ से होकर गुजरेंगे? ये आपके समाचार पत्र से होकर, वाइडली माने विस्तृत रूप से, सर्कुलेटेड माने फैले हुए, डेली माने दैनिक, न्यूज़पेपर माने समाचार पत्र, विस्तृत रूप से फैले हुए दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से आई मैं वुड लाइक पसंद करूंगा टू ड्रॉ लाना द काइंड नोटिस दयालु ध्यान ऑफ पॉलिसी मेकर्स नीति निर्धारकों का, हाई ऑथोरिटीज उच्च अधिकारियों का, एंड कॉमन फॉल्क और आम जनता का, टूवार्ड्स माई व्यूज मेरे दृष्टिकोण की ओर, मेरे विचारों की ओर, ऑन अनड्यू बर्डन अनावश्यक बोझ ऑफ स्कूल बैग्स माने बस्ताओं का, ऑन स्मॉल चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चों पर. चलिए आपने इसको कॉपी कर लिया होगा. यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ तक मैंने आपको लिखा दिया है. अब आता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर. आखिर आप क्या प्रकट करना चाहते हो? बच्चों पर इतना ज़्यादा बोझ होता है, बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है, और बहुत सी समस्याएं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं. ये विचार आपको यहाँ लिखने हैं, वो विचार मैं आपको कल लिखाऊंगा. लेकिन आज ही रफ कॉपी में आप सभी को ये इसके बारे में विचार लिखने हैं, मतलब ये पत्र पूरा का पूरा लिखना है. ठीक है,
ये जो मैंने आपको लिखाया है ये पत्र आपको पूरा रफ कॉपी में लिखना है और फिर कल मैं इसको लिखाऊंगा वो आपको फिर फेयर में लिखना है। बच्चों इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट डे से आपका अगला टॉपिक प्रारंभ होने वाला है और अगला टॉपिक प्रारंभ होगा, मैं क्लास में ही आपको और अच्छे अच्छे पत्र का क्वेश्चन लिखा दूंगा कि आपको इस पर प्रश्न तैयार करना है। ठीक है, आने वाले समय में रिवीजन के टाइम पर उन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, लिखा दूंगा। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अच्छे से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेहनत के सिवाय आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। नमस्कार।